नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मराठा साम्राज्य या मराठा एम्पायर। तो आप सभी को पता है मराठा साम्राज्य का इंडियन हिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है, काफ़ी ज़्यादा प्रभाव रहा है। तो आज हम इसी मुद्दे के ऊपर बात करेंगे, इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। देखिएगा, चलिए, तो सबसे पहले अगर बात की जाए मराठा साम्राज्य की, तो आप सभी को पता है मराठा साम्राज्य के जो फाउंडर रहे वो रहे छत्रपति शिवाजी महाराज। और उसके पहले हम ये समझ लें कि जो महाराष्ट्र है या जो महाराष्ट्र के लोग हैं जिन्हें कहा जाता है आपका मराठा, मराठा शब्द बना है राठा शब्द से। तो पहली बात तो ये हो जाती है कि मराठा शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? राठा शब्द से। और फिजिकल कंडीशन या जियोग्राफिकल कंडीशन की बात की जाए तो आप सभी को पता है कि महाराष्ट्र जो क्षेत्र है वो इंडिया के साउथ इंडिया वाले क्षेत्र में आता है। और ये जो वेस्टर्न कोस्टल रीजन है आपका, यहाँ से ये वाला जो रीजन है, ये रीजन लगभग क्या कहलाता है? महाराष्ट्र वाला क्षेत्र कहलाता है, लगभग। तो यहाँ पे ना एक चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये जो वेस्टर्न कोस्ट है, पश्चिमी जो तटीय भाग है, यहीं पर एक माउंटेन रेंज आती है जिसका नाम है सह्याद्री पर्वत श्रृंखला या वेस्टर्न घाट भी इसे कहा जाता है। तो क्या होता है, महाराष्ट्र के लोग शुरू से ही मूल रूप से अगर बात की जाए तो पहाड़ों के आसपास या पहाड़ों पर रहने वाले लोग होते हैं, जो बचपन से ही या मूल रूप से निडर, साहसी और आत्मविश्वास से भरे हुए लोग होते हैं। यही कारण रहा है कि मराठों के लगातार संघर्ष हुए हैं, किससे? मुगलों के साथ और अंग्रेजों के साथ। क्योंकि ये एक तो निडर साहसी लोग के होते हैं और इन्होंने लगातार टक्कर दी है किसी मुगलों को। तो अगर बात की जाए भारत में मुगल एम्पायर की, मुगल साम्राज्य की, तो मुगलों को टक्कर देने वाली जो दो कम्युनिटी रही है इंडिया की, उसमें एक तो है मराठा और दूसरे हैं उत्तर पश्चिम में सिख। तो ये दो कम्युनिटी रही है जिन्होंने लगातार मुगलों को क्या दी है? टक्कर दी है। क्लियर? तो आज हम इन्हीं में से एक कम्युनिटी की बात करेंगे, मराठा एम्पायर या मराठा साम्राज्य की। आप लोग बस इतनी बात समझें कि जब हम मराठा साम्राज्य की बात करते हैं तो आपको इस टॉपिक को दो फेज में पढ़ना होता है। इसके दो फेज होंगे। पहली फेज में हम बात करते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके जो सक्सेसर्स रहे हैं, उनके जो उत्तराधिकारी रहे। क्लियर? शिवाजी एंड हिज सक्सेसर्स। एंड सेकेंड फेज में हम बात करते हैं पेशवास के बारे में। सॉरी, यहाँ पे पेशवा और उनके अंडर में, उनके नियंत्रण में मराठा साम्राज्य का जो एक्सपांड हुआ है और जो फॉल हुआ है ना, राइज एंड फॉल ऑफ पेशवास। तो पेशवा के नियंत्रण में मराठा साम्राज्य का उत्थान और पतन, ये दो फेज होते हैं। इसके अलावा एक और जो चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना होता है वो होती है आपकी एडमिनिस्ट्रेशन। ये तो हो गया एम्पायर जो इन दोनों के अधीन होता है, और फिर तीसरी चीज जो महत्वपूर्ण होती है वो होता है आपका एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन। क्लियर? तो तीन आपको टॉपिक है मराठा साम्राज्य में जो पढ़ने होंगे, एक शिवाजी महाराज के बारे में, पेशवाओं के बारे में, और जो उनके सक्सेसर और उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन रहा है। यहाँ से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आप लोग इमेज देख रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की। ये जो इमेज है ये छत्रपति शिवाजी महाराज की इमेज है। ठीक है, आगे देखिएगा। यहाँ पे पहला ही मुद्दा जो आ रहा है आपके सामने वो आ रहा है एंसेस्टर्स या फिर पूर्वज। तो जब हम बात करते हैं शिवाजी और महाराज और उनके पूर्वजों के बारे में, तो ये बात निकल कर आती है सामने कि शिवाजी जो पूर्वज थे वो संबंधित थे किससे? सिसोदिया डायनेस्टी से। और ये बात बताने की जरूरत नहीं, सिसोदिया वंश आप सभी को पता है कहाँ से रिलेटेड होता है। सिसोदिया वंश रिलेटेड है मेवाड़, राजस्थान से। तो राजस्थान में एक राजपूत डायनेस्टी हुई है जिसका नाम है आपकी सिसोदिया डायनेस्टी। सिसोदिया डायनेस्टी की बात की जाए तो 1326 में इस वंश की स्थापना हुई थी। लेकिन 1326 में इस वंश की स्थापना होने से पहले यहीं पर एक और वंश हुआ करता था जिसका नाम था गिलोत वंश। और गिलोत वंश के ही अंतिम जो शासक थे उनकी 1303 में मृत्यु हुई थी, जिनका नाम था रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह की बात की जाए तो उनके ऊपर ही 1303 में हमला किया था या इन्वेजन हुआ था, एक कैंपेन हुआ था अलाउद्दीन खिलजी का। उनकी जो एक काफ़ी ब्यूटीफुल या सुंदर रानी हुआ करती थी, रानी पद्मावती, उनको प्राप्त करने के लिए। अब इस युद्ध में क्या हुआ, रावल रतन सिंह मारे गए, लेकिन उनके ही जो दूर के रिश्तेदार हुए उन्हीं ने एक वंश शुरू किया वहां पर जिसका नाम था सिसोदिया वंश। तो अब देखिए, रावल रतन सिंह के ही परिवार के कुछ लोग हुए जिनका नाम था सज्जन सिंह और सुजान सिंह, जो राजस्थान वाला क्षेत्र छोड़कर साउथ इंडिया में महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में आ गए, और वही लोग कहलाते हैं एंसेस्टर्स ऑफ शिवाजी। तो सज्जन सिंह और सुजान सिंह जो कभी संबंधित हुआ करते थे मेवाड़ के सिसोदिया वंश से, वही आपके छत्रपति शिवाजी के पूर्वज कहलाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, छत्रपति शिवाजी के चरित्र में सबसे ज़्यादा प्रभाव देखा जाता है तो वो किस चीज़ का? वो होता है आपके जो रिलीजियस मूवमेंट हुआ था 15 to 16 सेंचुरी, 15वीं से 16वीं शताब्दी के दौरान साउथ इंडिया में एक धार्मिक आंदोलन हुआ था। जिस धार्मिक आंदोलन की बात की जाए तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण लोग थे, जैसे कि आपके संत रामदास, एकनाथ पंडित और भी कई ऐसे लोग थे जिन्होंने इस मूवमेंट को चलाया था।
और इस आंदोलन का मेन जो टारगेट था वो हिंदू धर्म के पुनरुत्थान को लेकर था, क्योंकि मुस्लिम रिलीजन का काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पर प्रभाव हो रहा था और हिंदुओं के प्रति काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ना की जा रही थी। तो उसी के कारण हिंदू धर्म के डेवलपमेंट के लिए जो मूवमेंट था इसका रिलीजियस मूवमेंट चलाया गया था, और इस मूवमेंट का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर। और वो शुरू से ही हिंदू धर्म के प्रति काफ़ी अडिग थे, काफ़ी कट्टर थे, और हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए उनका एक बचपन से ही क्या था, विचार रहा था। देखिए, अगर महाराष्ट्र की बात की जाए ना, तो महाराष्ट्र में सिर्फ पुरुष ही नहीं, वहाँ की जो महिलाएं हैं वो उनके अंदर भी एक राष्ट्रभक्ति और हिंदू धर्म के प्रति काफ़ी तीव्र जो भावना है वो शुरू से ही रहती है, मूल रूप से ही रहती है। इसीलिए शिवाजी ने, जैसे एक तरफ अगर बात की जाए तो उन्हीं के समकालीन औरंगजेब हुआ, और जो औरंगजेब की जो नीति थी वो हिंदू धर्म को एकदम समाप्त करने की नीति थी, उसी को टक्कर दी है शिवाजी ने और लगातार हिंदू धर्म का पुनरुत्थान करने की कोशिश की है। तो एक तरफ जहाँ औरंगजेब हिंदू धर्म को नुकसान पहुंचा रहा था, वहीं दूसरी तरफ शिवाजी ने कसम खाई थी हिंदू धर्म को अत्यधिक रूप से, अधिक से अधिक उसका प्रचार प्रसार करने की। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं यहाँ पे। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करें शिवाजी के जीवन के बारे में, क्योंकि फाउंडर जो रहे वो कौन रहे, शिवाजी रहे, मराठा साम्राज्य के संस्थापक। देखिए, अगर हम बात करें शिवाजी के जीवन को, तो हम यहाँ पे 3 फेज में शिवाजी के लाइफ को हम डिस्कस करते हैं। शिवाजी के जो जीवन रहा है उसे कितनी फेज में डिस्कस करते हैं, 3 फेज में। तो यहाँ पे हम अगर तीनों फेज की बात करें तो पहली जो फेज होती है वो होती है आपकी 1627 से 1659 तक। सेकेंड जो फेज होती है वो होती है 1659 से 1670। देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ, 1659 से 1674 ये सेकेंड फेज होता है, और फिर जो थर्ड फेज होता है वो होता है 1674 से आपका 1680 1680 तक। तो ये 3 फेज में हम इनके जीवन को एक एक करके डिस्कस करेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। तो जब हम बात करते हैं फर्स्ट फेज की, जो होता है 1627 से 1659 तक, तो यहाँ पे हम पहली बात करेंगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में अगर हम उनके पर्सनल इन्फॉर्मेशन या उनके जो उनकी बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है अगर उसकी बात की जाए, तो पहला ही पॉइंट आपको पूछा जाता है कि शिवाजी का जो जन्म हुआ है वो कहाँ हुआ है और कब हुआ है। तो यहाँ पे अगर जन्म की बात की जाए तो 19 फरवरी को इनका जन्म हुआ था। 1627 को पुणे के ही पास एक फोर्ट आता है, किला आता है जिसका नाम है शिवनेरी का किला। शिवनेरी का किला ही इनका रेसिडेंस था, इनका रहवास हुआ करता था। अगर हम इनके फादर की बात करें, इनके पिता की बात करें, तो इनके पिता का नाम हुआ करता था शाहजी भोसले, यानी कि ये भोसले फैमिली या भोसले परिवार से बिलोंग करते थे। इनके पिता का नाम था शाहजी भोसले, और मैंने बताया कि वो सिसोदिया क्लान से रिलेटेड थे। शाहजी भोसले की बात की जाए तो शाहजी भोसले एक प्रकार के दीवान हुआ करते थे, और एक बड़ी सी टेरिटरी या उनको जागीर दी गई थी पुणे के आसपास, और शिवनेरी का जो किला था वो भी उन्हें रेसिडेंस के रूप में दिया गया था। अब ये जो शाहजी भोसले थे ये दीवान थे, कभी अहमदनगर रियासत के या सल्तनत के, तो कभी बीजापुर के। तो खासतौर से इन्हें बीजापुर का ही दीवान, इन्होंने फाइनली बीजापुर के दीवान के रूप में ही ड्यूटी या अपनी जॉब स्टार्ट की थी। ठीक है, यहाँ पे पिता के बारे में बताया। अब अगर माता की बात की जाए तो इनकी जो माँ थी, इनकी जो माता का नाम था वो था जीजाबाई। तो इनकी माँ का नाम था जीजाबाई, और जीजाबाई की बात की जाए तो ये काफ़ी रिलीजियस या एक धार्मिक महिला हुआ करती थी, और इनका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था शिवाजी के जीवन पर। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इनके टीचर्स की बात करें, इनके गुरुओं की बात करें, तो शिवाजी के 2 गुरु रहे, 2 टीचर रहे। पहले जो गुरु उनके रहे, इनिशियल जो टीचर रहे वो रहे दादाजी कोंडदेव। और अगर इनके धार्मिक गुरु की बात की जाए तो समर्थ रामदास इनके धार्मिक गुरु रहे। तो 2 नाम ध्यान रखना है, दादाजी कोंडदेव एंड समर्थ रामदास। क्लियर। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं यहाँ पे। अब देखिए, अगर हम बात करें इनकी वाइफ के बारे में, तो इनकी कई पत्नियां थी, इनकी कई शादियां हुई थी। जैसे अगर हम बात करें, पहली पत्नी इनकी थी साईबाई। इनकी पहली ही वाइफ का नाम क्या बता दिया मैंने, साईबाई। सेकंड वाइफ की बात की जाए तो जोयराबाई इनकी सेकंड वाइफ थी। और एक नाम और ध्यान रखना है, पुतलीबाई। हालांकि इनकी और भी पत्नियां थी, बट मैं 3 नाम बताता हूँ, साईबाई, जोयराबाई एंड पुतलीबाई। देखिए, जोयराबाई, यहाँ पे महाराष्ट्र में लेडीज को बाई कहा जाता है, आखिरी में सम्मान पूर्वक शब्द लगाया जाता बाई। तो पुतलीबाई, जोयराबाई एंड साईबाई। साईबाई से इनके पुत्र हुए थे संभाजी, और जोयराबाई से राजाराम। पुतलीबाई का कोई भी पुत्र नहीं था। एक क्वेश्चन यहाँ से यह जाता है कि जब शिवाजी की मृत्यु हुई थी 1680 में 3 या 4 अप्रैल को, तब उनके साथ सती होने वाली जो उनकी पत्नी रही थी वो कौन रही थी, पुतलीबाई। क्लियर। तो ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, शिवाजी का क्या हुआ कि जब इनकी उम्र 10 साल थी लगभग, जब इनकी एज जब 10 ईयर थी, तब इनके जो पिता थे शाहजी भोसले ने एक दूसरा विवाह किया था तुकोबाई के साथ। तो तुकाबाई के साथ इन्होंने क्या किया था, सेकंड विवाह कर लिया था, दूसरा विवाह कर लिया था, और जीजाबाई को इन्होंने छोड़ दिया था। साथ ही उन्होंने क्या किया था कि जब मुगलों के इनके ऊपर थोड़े प्रेशर हुए, जब मुगलों का जब दबाव बढ़ा, तो
तो इन्होंने अपने कुछ 6-7 किले जो थे वो मुगलों को दे दिए थे, और पुणे की जो जागीर थी वो अपने पुत्र को सौंप दी थी। अपना पुत्र मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज। तो शिवाजी महाराज को दे दी गई थी पुणे की जागीर, और इन्होंने विवाह कर लिया था तुकाबाई के साथ, और अपने कुछ 6-7 फोर्ट मुगलों को दे दिए थे, और ये चले गए थे कहाँ, बीजापुर। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि ये चले गए थे बीजापुर। बीजापुर के जो नवाब हुआ करते थे आदिल शाह, तो जो बादशाह आदिल शाह थे उनके यहाँ वो बीजापुर के दीवान के रूप में चले गए, और एक विवाह कर लिया तुकाबाई के साथ, और अपनी जो पुणे की जागीर थी वो दे दी किसे, शिवाजी को। साथ ही शिवाजी के लिए इन्होंने अपॉइंट कर दिया था दादाजी कोंडदेव, जो उनके काफी परम मित्र हुआ करते थे, और दादाजी कोंडदेव की ड्यूटी थी शिवाजी को ट्रेंड करने की। तो शिवाजी को काफी ज्यादा ट्रेंड किया गया किसके द्वारा, दादाजी कोंडदेव के द्वारा। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं हम। देखिए अब यहाँ पे ना प्रारंभिक, जैसे मैंने बोला कि वो छोड़कर चले गए थे, तो लालन पालन की जो पूरी जिम्मेदारी थी वो किसकी आ चुकी थी, जीजाबाई की। तो इसीलिए मैंने बोला कि शिवाजी के जीवन पर सबसे ज्यादा प्रभाव भी किसका पड़ा है, जीजाबाई का। और इन्हें एक मात्र भक्त भी कहा जाता है, क्योंकि मैंने बोला जीजाबाई एक धार्मिक महिला थी, इसलिए उन्हीं के आदेशों से, उन्हीं के ऑर्डर्स से शिवाजी ने जीवन भर ब्राह्मणों की रक्षा करने का वचन लिया है, और हिंदुओं की या हिंदू धर्म के पुनरुत्थान करने का इन्होंने वचन दिया था। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अगर हम बात करें, जब इन्हें जागीर मिली पुणे की, तो धीरे धीरे इन्होंने, जब इनके हाथ में पावर आती गई और इन्होंने अपना डेवलपमेंट और अपना एक्सपांड करना स्टार्ट किया साम्राज्य का, तो इनिशियल विक्ट्रीज की अगर बात की जाए, प्रारंभिक इनकी जो विक्ट्रीज रही हैं अगर उनकी बात की जाए, तो देखिए शुरू से ही अगर शिवाजी की बात करें तो काफी योग्य, कैपेबल और निडर और साहसी जो नेचर है वो, या जो गुण है वो उनके अंदर शुरू से ही विद्यमान थे। और एडमिनिस्ट्रेशन के भी काफी इनके अंदर टैक्टिक्स थी। देखिए अब यहाँ पे मैं बात करूँ इनिशियल विक्ट्रीज की, तो सबसे पहला ही जो पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है आपका 1646। इन्होंने क्या किया, तोरण का जो किला आता है, तोरण जो फोर्ट होता है, उसे क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया। यहाँ पे इनायत खान नामक बीजापुर का सूबेदार हुआ करता था, और उसे इन्होंने हरा दिया, और उसके बाद तोरण के किले पर कब्जा कर लिया। अगर हम बात करें 1647 की, तो इस दौरान इन्होंने एक और किला हुआ करता था चाकन का, चाकन फोर्ट भी इन्होंने क्या कर लिया, अपने नियंत्रण में कर लिया, अपने कंट्रोल में कर लिया। क्लियर। फिर अगर हम बात करें इसी दौरान, तो 1647 में ही इन्होंने एक और फोर्ट को जीत लिया था, जिसका नाम था आपका कोंडाना। कोंडाना फोर्ट, जिसे सिंहगढ़ फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो कोंडाना के किले पर भी अगर बात की जाए, तो यहाँ पर ना बीजापुर के सूबेदार हुआ करते थे, बीजापुर के ऑफिसर्स हुआ करते थे। ऐसा कहा जाता है कि इन्हें ब्राइब दी गई, इन्हें एक प्रकार से ब्राइब के माध्यम से इन लोगों को खरीद लिया गया, और इन फोर्ट्स पर, किले पर कब्जा कर लिया गया, किसके द्वारा, शिवाजी महाराज के द्वारा। क्लियर। अब जब शिवाजी अपने एम्पायर को एक्सपांड करने लगे डेक्कन वाले रीजन में, तो आप लोगों को पता है कि ये जो पूरा क्षेत्र था ना, ये आता है किसके नियंत्रण में, ये आता है बीजापुर के नियंत्रण में। क्लियर। ये जो पूरा रीजन है ये बीजापुर के नियंत्रण में आता है। तो जब मैं बात करता हूँ ना इनिशियल विक्ट्रीज की या इनिशियल इनके कैंपेन की, तो एक्चुअल में ये जो कैंपेन हो रहा है ये अगेंस्ट हो रहा है किसके, बीजापुर सल्तनत के, बीजापुर सल्तनत। तो सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखना है कि ही स्टार्टेड हिज कैंपेन अगेंस्ट द बीजापुर सल्तनत, और बीजापुर सल्तनत के अगेंस्ट इनकी जो इनिशियल विक्ट्रीज रही है, तो बताया तोरण का किला, चाकन का किला, कोंडाना जिसे सिंहगढ़ कहा जाता है, इन सारी जगहों को इन्होंने कैप्चर कर लिया। धीरे 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 अपनी टेरिटरी को एक्सपांड करने लगे। लेकिन जब ये ज्यादा कुछ होने लगा, तब बीजापुर के जो सुल्तान थे उन्होंने ऑर्डर दिया अपने अधिकारियों को, और सबसे पहले क्या किया गया कि जो शिवाजी के पिता थे शाहजी भोसले, जो उन्हीं के दीवान थे, शाहजी को क्या किया गया, 1648 में कैद कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। अब जब शाहजी को कैद कर लिया गया, तो इस दौरान शिवाजी को थोड़ा सा रुकना पड़ा, उनको अपना जो एक्सपांडेशन था वो कम करना पड़ा। क्लियर। तो इस दौरान शिवाजी 1648 से लेकर 1654 तक शांत रहे, और जो रीजन उन्होंने जीत लिए थे, जो किले उन्होंने जीत लिए थे, उनको ही वो क्या करते रहे, सुदृढ़ करते रहे। देखिए किलों का ना मराठा साम्राज्य में फोर्ट का काफी महत्व था, और ये जो किले होते थे ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर या दुर्गों पर हुआ करते थे, और इसी कारण ये रहा कि मराठों में गुरिल्ला वॉर, जैसे भारत में गुरिल्ला वॉर के जो फाउंडर रहे हैं, जो प्रवर्तक रहे हैं, वो छत्रपति शिवाजी महाराज, और उनके बाद जो पेशवा आते हैं आपके बाजीराव प्रथम, ये दो लोग हैं जिन्हें गुरिल्ला वॉरफेयर का स्टार्ट करने वाला या प्रवर्तक माना जाता है। और उसका कारण यही रहा कि इनके जो किले होते थे ये काफ़ी महत्वपूर्ण थे, और ये काफ़ी ऊंचे ऊंचे स्थानों पर होते थे। अब देखिए, और मुगलों की बात की जाए तो मुगल जो होते हैं वो हमेशा मैदानों पर लड़ने के
क्या होते हैं, उन्हें जो युद्ध कौशल होता है उनका मैदानी भागों में होता है। और मराठों की बात की जाए तो ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर इनको अच्छी खासी टेक्निक पता होती है। यही एक प्लस पॉइंट रहा था मराठों का, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बोला कि इन्हें कैद कर लिया गया, इस कारण इन्हें कुछ समय तक शांत रहना पड़ा। और जब इनके पिता को, देखिए इनके पिता को रिलीज भी कर दिया था 1649 में। रिलीज कब कर दिया था? जब बीजापुर के सुल्तान ने साउथ के कर्नाटक वाले क्षेत्र को कैप्चर कर लिया सक्सेसफुली और जिंजी पर कंट्रोल कर लिया। जिंजी का काफ़ी महत्व था। जिंजी आता है आज के समय तमिलनाडु में, साउथ इंडिया में। जिंजी एकदम साउथ में आ जाता है और इसको कंट्रोल कर लिया था, कैप्चर कर लिया था जब आपके बीजापुर के सुल्तान ने। इसके बाद इनके पिता को क्या किया गया? रिलीज किया गया। अब लेकिन इस दौरान काफ़ी शांति रही। अब देखिए आगे की अगर बात की जाए, देन फिर क्या हुआ कि यहाँ पे मैं और बता दूं कि 1654 में ही शिवाजी ने पुरंदर के किले को भी कैप्चर कर लिया था। पुरंदर के किले को कैप्चर कर लिया। अब जब पुरंदर का किला भी इन्होंने ले लिया और फिर अगर 1657 वाला जो दौर रहा 1657, तो यहाँ पे शिवाजी ने कॉन्कर कर लिया था कोंकण को। कोंकण वाला क्षेत्र शिवाजी ने अपने कंट्रोल में कर लिया। इसके अलावा अगर बात की जाए तो और भी कई जगह थी जो इन्होंने यहाँ पर क्या कर ली थी, कॉन्कर कर ली थी, है ना, कोंकण वगैरह वगैरह। सबसे खास जो विजय आती है शिवाजी के जीवन में वो आती है 1656, 1656 वाला जो दौर रहा है, जो 1656 की जो विक्ट्री रही है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रही। यहाँ पे अगर बात की जाए तो 1656 में महाबलेश्वर के निकट एक किला आता है, एक जगह आती है जावली। तो जावली पर अटैक किया गया और जावली को कॉन्कर कर लिया शिवाजी ने 1656 में। यहीं पर जो जावली का फोर्ट था, जो किला था, उसे भी क्या कर लिया, जीत लिया। यहाँ पे चंद्र राव जी मौर्य रूल करते थे, जो बीजापुर के सुल्तान के ही सूबेदार थे। अब ये जब जावली का किला जीत लिया तो उसे नाम दिया गया, उसका एक्सपांडेशन किया गया, रिनोवेशन किया गया और उसे नाम दिया गया रायगढ़ फोर्ट। और रायगढ़ का जो किला था, रायगढ़ का मतलब होता है किंग्स फोर्ट, रायगढ़ को ही इन्होंने अपनी कैपिटल भी बना दी, अपनी राजधानी भी बना दी। कब? 1656 में शिवाजी महाराज ने अपनी राजधानी किसे बनाई? रायगढ़ के किले को या रायगढ़ को अपना कैपिटल के रूप में स्टार्ट किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो ये 1656 की बात करें तो यहाँ पे 54 में पुरंदर और 56 में रायगढ़ या जावली को जीत लिया। ये काफी महत्वपूर्ण विजय रही। फिर अगर 1657 की बात करें तो कोंकण वाला क्षेत्र, माहुल वाला क्षेत्र और भिवंडी वाला जो क्षेत्र था वो इन्होंने जीत लिया था। यहीं पर इन्होंने अपनी नौसेना या नेवी भी डेवलप कर ली थी और नेवी का जो हेडक्वार्टर रहा था इनका वो रहा था भिवंडी, जो मुंबई के पास आता भिवंडी, वो इनकी नेवल जो हेडक्वार्टर था वो था भिवंडी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब इतना ज़्यादा एक्सपांडेशन हो गया था इस रीजन में छत्रपति शिवाजी महाराज का, तो आप लोग समझ सकते हैं कि प्रॉब्लम होना शुरू होगी किसे? प्रॉब्लम यहाँ पे शुरू होना होगी किसे? बीजापुर के जो नवाब थे, सुल्तान थे, जिनका नाम था सुल्तान आदिल शाह। देन फिर आदिल शाह ने क्या किया, जब काफी ज्यादा परेशान हो गए शिवाजी के इस प्रचार अभियान से, इस एक्सपांडेशन से, देन इन्होंने अपने सबसे योग्य सूबेदार को, अपने सबसे योग्य सेनापति अफजल खान को शिवाजी को कंटेन करने के लिए, शिवाजी को रोकने के लिए भेजा या उन्हें अरेस्ट करने के लिए भेजा। देखिए ये जो कैंपेन हुआ ये 1659 में हुआ। अब अफजल खान अपनी सेना को लेकर निकला शिवाजी को रोकने के लिए। देखिए अफजल खान काफी भारी भरकम सा, लंबा चौड़ा सा, काफी हेल्दी व्यक्ति हुआ करता था और जब ये निकला था शिवाजी को पकड़ने तो इसने कहा था कि उस चूहे को तो मैं घोड़े से उतरे बिना ही क्या कर लूंगा, अपने नियंत्रण में कर लूंगा। अब देखिए जब ये अफजल खान आया ना, तो अफजल खान ने इमीडिएटली जब ये आया तो लगभग ये जो है 1659 में महाराष्ट्र पहुंचा, अपनी एक काफी बड़ी फोर्स को लेकर आया था, काफी बड़ी सेना को लेकर आया था और इसका जो रेसिडेंस बना वो बना प्रतापगढ़ का किला, प्रतापगढ़ फोर्ट। तो ये प्रतापगढ़ के फोर्ट में जाकर जम गया और इसी के सामने शिवाजी की फोर्स भी आ गई, शिवाजी की सेना भी इसके सामने आ गई। यहीं पर लगभग इनकी छोटी मोटी मुठभेड़ होती रही लेकिन कोई भी एक दूसरे के ऊपर सक्सेस हासिल नहीं कर पाए और लगभग 2 महीने तक दोनों की सेना ही एक दूसरे के सामने खड़ी रही। देन यहाँ पे क्या किया, आपका जो अफजल खान था, अफजल खान ने अपनी ओर से एक एम्बेसडर भेजा। ही सेंट एन एम्बेसडर टू ट्रीटी विद शिवाजी और इनके जो एम्बेसडर थे उसका नाम था कृष्ण जी भास्कर। तो कृष्ण जी भास्कर को भेजा गया शिवाजी के साथ शांति करने के लिए, ट्रीटी करने के लिए। हालांकि ये एक प्रकार का छलावा था या एक धोखा देने की कोशिश थी किसकी? अफजल खान की। अब कृष्ण जी भास्कर शिवाजी के भी मित्र कहे जाते हैं इतिहासकारों के माध्यम से और कृष्ण जी भास्कर ने शिवाजी को बता दिया था कि यहाँ पे अफजल खान आपको धोखा देने वाला है और शांति के नाम पर या ट्रीटी के नाम पर आपको बुलाएगा।
तो क्या हुआ कि इन दोनों के बीच में एक डिस्कशन जो है करवाया गया। प्रतापगढ़ के किले से ही कुछ दूरी पर एक हट के अंदर, एक झोपड़ी के अंदर दोनों को निहत्थे आने का कहा गया, सिर्फ एक एक तलवार लाने के लिए बोला गया। लेकिन दोनों ही लोगों ने अपने वेपन्स अपने वस्त्रों में छुपा कर रखे हुए थे और दोनों ही मिलने के लिए गए। तो जब शिवाजी उनसे मिलने के लिए गए और दोनों के बीच में जब विचार विमर्श चल रहा था, उसी दौरान अफजल खान ने शिवाजी को मारने की कोशिश की और शिवाजी ने काफ़ी वीरता के साथ अफजल खान की उस द्वंद्व में, उस युद्ध में क्या कर दी, हत्या कर दी। ऐसा कहा जाता है शिवाजी ने अपने हाथ में, या अपने हाथ में इनके पास एक हथियार हुआ करता था जिसको हम बोलते हैं बाघ नख, BAGH, बाघ नख। तो बाघ नख के द्वारा शिवाजी ने हत्या कर दी थी किसकी, अफजल खान की। तो अफजल खान काफ़ी फेमस और काफ़ी बहादुर सूबेदार हुआ करता था। उसकी जब हत्या कर दी इन्होंने 1659 10 नवंबर 1659 को जब अफजल खान की हत्या कर दी गई शिवाजी के द्वारा, इसी के बाद शिवाजी काफ़ी प्रसिद्ध हो गए, काफ़ी फेमस हो गए और उनका नाम काफ़ी ज़्यादा चलने लग गया साउथ इंडिया की हिस्ट्री में। क्लियर। हालांकि अगर मुगलों से बात की जाए तो मुगलों से इनके रिलेशन 1657 से ही थे और बीजापुर के साथ इन्होंने मुगलों के अगेंस्ट युद्ध भी लड़ा था। क्लियर। तो वो सारी हिस्ट्री भी रहे। तो अभी हम ज़्यादा डीप में नहीं जाते। यहाँ पे मैंने बताया अफजल खान की हत्या कर दी गई 10 नवंबर 1659 और फिर जो युद्ध हुआ बीजापुर की सेना और मराठों के बीच में, इसमें लगभग 3000 जो सैनिक थे वो लोग मारे गए उनकी फोर्स के। एंड यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण सक्सेस मिली शिवाजी को। अब देखिए यहाँ पे आप लोग ये जो इमेज देख रहे हैं, इसमें आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से शिवाजी ने प्रतापगढ़ के किले के पास यहाँ पे हत्या कर दी थी इस व्यक्ति की जिसका नाम था अफजल खान। और यहाँ पे शिवाजी देख सकते हैं कि काफ़ी छोटे लग रहे हैं उसके सामने, काफ़ी बड़ा चौड़ा लंबा चौड़ा सा व्यक्ति था और इसे अपने हाथ में ही बागनक के माध्यम से इसकी हत्या कर दी थी। ठीक है, आगे चलते हैं। और फिर देखिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसके बाद जब शिवाजी काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गए, काफ़ी प्रसिद्ध हो गए और उनका काफ़ी विस्तार होने लग गया, बीजापुर अब उनके बीजापुर के अंदर भी शिवाजी का एक भय बैठने लग गया, तब बीजापुर की ही अगर बात की जाए तो बीजापुर की ही सुल्तान की एक पत्नी हुआ करती थी जिसका नाम था बादी बेगम। बादी बेगम ने दरख्वास्त की, रिक्वेस्ट की औरंगजेब से कि किसी भी तरह शिवाजी को कंट्रोल किया जाए, शिवाजी की जो पावर है उसे नियंत्रित किया जाए। देन औरंगजेब ने अपने सबसे योग्य सेनापति जो उनके मैटरनल अंकल भी हुआ करते थे जिसका नाम था शाइस्ता खान, है ना, तो शाइस्ता खान को भेजा साउथ इंडिया का या दक्कन सल्तनत का सूबेदार बनाकर। तो यहाँ पे औरंगजेब अपॉइंटेड शाइस्ता खान एज द गवर्नर ऑफ साउथ इंडिया 1660 में। तो 1660 में शाइस्ता खान एक बड़ी सी सेना लेकर आ गया है, साउथ इंडिया में अपॉइंट हो गया है सूबेदार के रूप में। जब शाइस्ता खान आया तो शाइस्ता खान ने सबसे पहले बीजापुर की जो सुल्तान थे उनके साथ अपनी गठबंधन करना शुरू किया, उनके साथ एक अलायंस बनाना शुरू किया एंड देन फाइनली इसने अटैक करा शिवाजी के एम्पायर के ऊपर, शिवाजी के साम्राज्य के ऊपर। और धीरे धीरे इसने कई जगहों को क्या कर लिया, कॉन्कर कर लिया। जैसे अगर हम बात करें तो पुणे को इसने घेर लिया और पुणे पर अपना नियंत्रण कर लिया। तो पुणे, चाकन और कई ऐसे किले थे जो शिवाजी के थे वो इसने क्या कर लिए थे, कैप्चर कर लिए। तो यहाँ पे मैं बात कर देता हूँ, पुणे इसने कॉन्कर कर लिया था और आसपास के कई सारे क्षेत्रों को क्या कर लिया था, जीत लिया था। क्लियर। 1660 में किसने, शाइस्ता खान ने, और वहां आकर वो जम गया था कि ठीक है कोई इशू नहीं है। अब क्या हुआ कि जब ये एक दिन 1663 में 1663 में पुणे के किले में क्या कर रहा था, विश्राम कर रहा था, तभी चूंकि मैंने बोला शिवाजी गुरिल्ला वॉरफेयर या अकस्मात रूप से अटैक करते थे, एक उनकी जो है एकदम से उनका इन्वेजन हो जाता था। तो 1663 में रात्रि के समय जब शाइस्ता खान विश्राम कर रहा था अपने महल में, और यहाँ पे ये एक बहुत बड़ी बात है कि इसने अपना रेसिडेंस उसी महल को बनाया था जिसे रेड पैलेस या लाल महल कहा जाता है, जो शिवाजी का रेसिडेंस था, जो शिवाजी का बचपन जिस किले में बीता था, जिस जगह पर बीता था, उसी किले को इसने अपना रेसिडेंस बनाया था पुणे में। तब शिवाजी ने अचानक रात पर हमला कर दिया 1663 में और शाइस्ता खान को अपनी जान बचाकर वहां पर भागना पड़ा। इस युद्ध में शाइस्ता खान का पुत्र जो था फतह खान, उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई और शाइस्ता खान की भी कुछ उंगलियां कट गई और अपनी उंगलियां कटवा कर वो अपनी जान बचाकर वहां से भागा। अब देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये जो इमेज आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे किस तरह से शिवाजी ने अचानक रात में एक हमला कर दिया। इन अप्रैल 1663 शिवाजी लॉन्च्ड अ सरप्राइज अटैक on Shaista Khan in Pune along with a small group of men. After gaining access to Shaista Khan's compound, the raiders were able to kill some of his wives. अब ये जो अटैकर्स थे वो उनकी पत्नियों को भी क्या करा उन्होंने, वो मार सकते थे। देखिए, शाइस्ता खान escaped losing a finger in the melee. The Khan took refuge with the Mughal force outside of Pune and Aurangzeb punished him
और फॉर दिस एम्ब्रेसमेंट विथ अ ट्रांसफर टू बंगाल। तो यहाँ पे मुगलों की जो छवि थी ना, मुगलों का जो एक रिस्पेक्ट था, जो इज्जत थी, वो यहाँ पे शाइस्ता खान ने पूरी तरह से बर्बाद कर दी थी। और इस कारण औरंगजेब काफी गुस्सा हुआ शाइस्ता खान पर और उसे ट्रांसफर कर दिया। साउथ इंडिया का सूबेदार बनाया था, यहाँ पे उसे ट्रांसफर कर दिया गया कहाँ पर, बंगाल। तो अब शाइस्ता खान पहुंच गया है कहाँ पर, बंगाल। शाइस्ता खान की बात की जाए तो उन्हीं का मामा लगता था, पैटर्नल अंकल, यानी कि उनकी जो माँ थी जिनका नाम हुआ करता था मुमताज महल, मुमताज महल के ही भाई का पुत्र हुआ करता था कौन, आपका शाइस्ता खान। क्लियर, ठीक है। आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए तो यहाँ पे देखिए, ये है वो जगह जिसे बोला जाता है लाल महल। तो लाल महल रेसिडेंस था, द चाइल्डहुड रेसिडेंस ऑफ शिवाजी, शिवाजी का रेसिडेंस था, यहीं से भागा था आपका शाइस्ता खान अपनी जान बचाकर। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं इसके बाद क्या हुआ। जब ये हमला हुआ शिवाजी के ऊपर तो शिवाजी ने भी रिटेलिएट करना शुरू किया मुगल्स को, और इसी का बदला लिया उन्होंने 1664 में, 1664 में, जब उन्होंने अटैक कर दिया किसके ऊपर, सूरत के ऊपर, और सूरत पर हमला किया, सूरत को लूटा गया। सूरत की बात की जाए तो मुगलों का एक मुख्य पोर्ट था, एक मुख्य बंदरगाह था, जहाँ से सबसे ज़्यादा जो है निर्यात किया जाता था सूती वस्त्रों का। तो काफ़ी धनवान क्षेत्र था सूरत। देखिए अब यहाँ पे हम बात करें, 2 बार सूरत को लूटा गया था शिवाजी के द्वारा। एक बार यहाँ पे बात की जाए तो 1664 और दूसरी लूट हुई थी 1670 में। देखिए इन 1664 की बात करें, इन रिटेलिएशन फॉर शाइस्ता खान अटैक एंड टू रिप्लेनिश हिज नाउ डिप्लेटेड ट्रेजरी इन 1664 शिवाजी सेक्ड द पोर्ट सिटी ऑफ सूरत, अ वेल्दी मुगल ट्रेडिंग सेंटर। तो मैंने बोला कि मुगलों का एक मुख्य ट्रेडिंग सेंटर था, पोर्ट था, जहाँ से सूती वस्त्रों का निर्यात किया जाता था। यहीं पर 1664 में अटैक कर दिया। यहाँ पर मुगलों का जो सूबेदार हुआ करता था वो इनायत खान हुआ करता था। इस लूट से शिवाजी को 1 करोड़ की संपत्ति क्या हुई थी, हाथ लगी थी। और काफी चालाकी से शिवाजी ने यहाँ पर हमला नहीं किया था, किसके ऊपर, पुर्तगालियों के ऊपर। पुर्तगाली भी यहाँ पे क्या थी, फैक्ट्री थी, ब्रिटिश या अंग्रेजों की भी फैक्ट्री हुआ करती थी। और डचों की बात की जाए तो डच फैक्ट्री भी थी सूरत में, लेकिन इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, क्योंकि वो जानते थे अगर इनको नुकसान पहुंचाएंगे तो ये भी मराठों के दुश्मन बन जाएंगे। तो इन्हें नुकसान पहुंचाए बिना सिर्फ मुगलों को ही नुकसान पहुंचा और 1 करोड़ की संपत्ति इनके हाथ लगी। देखिए देन फिर क्या हुआ, जब ये सब कुछ हुआ तब शिवाजी का, औरंगजेब की बात की जाए तो काफी आग बबूला हुआ औरंगजेब। एंड देन फाइनली औरंगजेब ने अपने एक और सेनापति को शिवाजी की शक्ति को नियंत्रित करने के लिए भेजा। और हम सभी को पता है कि शिवाजी ने औरंगजेब ने 1665 में भेज दिया किसे, मिर्जा राजा जयसिंह को। एक बड़ी सी सेना लेकर भेजा गया मिर्जा राजा जयसिंह को। और इस समय तक अगर बात की जाए तो शिवाजी और यानी मराठा और जो आपके डेक्कन था, जो दक्कन था, दक्कन सल्तनत के बीच में यहाँ पे हल्के हल्के से अच्छे संबंध बनने लग गए थे। और बीजापुर, गोलकुंडा और अगर बात की जाए मराठों की तो इनके बीच में एक त्रिगुट बन चुका था, ये लोग साथ में आ चुके थे। दक्कन के जो लोग थे नहीं जानते थे कि अगर मराठा ताकतवर रहेंगे तो वो एक प्रकार से हमारी ढाल रहेंगे, अदरवाइज क्या करेगा, जो औरंगजेब है वो हमारा अस्तित्व पूरी तरह से क्या कर देगा, समाप्त कर देगा। इसीलिए मराठों को मजबूत रखना इनकी भी एक क्या थी, मजबूरी थी। और मराठे अगर ताकतवर रहेंगे तो दक्कन सल्तनत का अस्तित्व बना रहेगा, ये वो भली बात ही जानते थे। तो यहाँ पे इनके बीच में भी थोड़े से फ्रेंडली या शांति स्थापित हो चुकी थी दक्कन और इनके बीच में। अब शिवाजी का जो टारगेट था वो इन दोनों का था, मराठों और दक्कन दोनों को ही कंट्रोल करना था। और इन दोनों पर ही हमला करने के लिए इन्होंने भेजा था किसे, मिर्जा राजा जयसिंह को। जयसिंह की अगर बात की जाए तो जयसिंह मेवाड़ का राजा हुआ करता था, जैसे मानसिंह आप लोगों ने बताया अकबर के टाइम पर मानसिंह था, वैसे यहाँ पे औरंगजेब के टाइम पर जयसिंह था, जो आपके आमेर का राजा था, कछवा रूलर। जयसिंह काफी समझदार चालाक व्यक्ति था और जो इसने औरंगजेब को समझा है कि हमें मराठों के साथ एक डिस्कशन करना चाहिए और सिर्फ बीजापुर पर हमला करना चाहिए, क्योंकि दक्कन में इंटर करने का जो रास्ता है वो बीजापुर से खुल जाएगा। लेकिन औरंगजेब की जिद के आगे जयसिंह की नहीं चली। एंड देन फाइनली जयसिंह को दोनों के ऊपर हमले करने पड़े। लेकिन बीजापुर पर जब उसने हमला किया तो उसमें वो अनसक्सेस हुआ, असफल हुआ। लेकिन जब उसने शिवाजी पर हमला किया तो इसमें उसे सक्सेस मिल गई। चलिए तो यहाँ पे हम बात करते हैं शिवाजी के ऊपर, किसके इन्वेजन की, किसके आक्रमण की, मिर्जा राजा जयसिंह। तो जैसे मैंने बोला कि मिर्जा राजा जयसिंह ने हमला किया था किसके ऊपर, शिवाजी के ऊपर, साथ ही उसने बीजापुर पर भी किया था, लेकिन बीजापुर में सक्सेस नहीं हुआ था। ठीक है, अब जब इसने शिवाजी पर हमला किया 1665, देखिए इसके पास काफी बड़ी फोर्स थी और शिवाजी की जो फोर्ट था, जो किले था, उसको पूरी तरह से घेर लिया गया था। कई सारे इनके जो महत्वपूर्ण ऑफिसर्स थे उन्हें पकड़ लिया गया था। अब फाइनली शिवाजी को ये लगने लगा कि मुगलों की सेना काफ़ी ज़्यादा है और उनके साथ लड़ पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। फिलहाल जो है यहाँ पे ट्रीटी कर लेना या शांति स्थापित करने में ही आप अपनी समझदारी होगी। देन फाइनली इन्होंने सरेंडर कर दिया एंड देन फाइनली दोनों के बीच में एक ट्रीटी की गई, समझ गए। तो 1665 में यहाँ पे मिर्जा राजा जयसिंह के सामने शिवाजी ने सरेंडर किया एंड देन फाइनली दोनों के बीच में ट्रीटी हुई। दैट ट्रीटी इज नोन एज द ट्रीटी ऑफ पुरंदर। तो पुरंदर की
पुरंदर की संधि हुई थी दोनों के बीच में, जय सिंह और शिवाजी के बीच में। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं एक ट्रीटी के बारे में। तो यहाँ पे 11 जून 1665 आप लोग ये इमेज देख सकते हैं, ट्रीटी ऑफ पुरंदर 11 जून 1665। यहाँ पे ये जो है ये शिवाजी है, और यहाँ पे ये जो पिक देख रहे हैं मिर्जा राजा जय सिंह की इमेज है। क्लियर, ये राजपूत रूलर, ये भी राजपूत से ही बिलोंग करते हैं, बताया मैंने एंसेस्टर्स उनके वही थे, सिसोदिया डायनेस्टी के, मेवाड़ के रूलर। देखिए राजस्थान में 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है आपकी, एक तो मेवाड़, दूसरा आ जाता है आपका दूसरे नंबर पे आमेर, और तीसरे नंबर पे आ जाता है आपका मारवाड़, वेस्टर्न राजस्थान। ये 3 सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हो जाते हैं आपके राजस्थान के। क्लियर, तो यहाँ पे मीडिएवल हिस्ट्री में काफी इंपॉर्टेंस है इनका। अब देखिए शिवाजी और दोनों के बीच में कौन सी ट्रीटी हुई है, ट्रीटी ऑफ पुरंदर। अब इस ट्रीटी के बारे में अगर हम बात करें, इस ट्रीटी या इस संधि के बारे में बात की जाए, तो इस संधि के तहत क्या करना पड़ा, सबसे पहला काम शिवाजी को, शिवाजी के इस समय तक शिवाजी के नियंत्रण में लगभग 35 फोर्ट हुआ करते थे। इन 35 में से 23 किले शिवाजी को मुगलों को देना पड़े, और 12 किले ही इन्हें अपने पास रखना पड़े। दूसरे पॉइंट की अगर बात की जाए तो लगभग 4 लाख हूण का मतलब होता है गोल्डन, जो गोल्ड सोने की जो मुहरें हुआ करती थी, सिक्के हुआ करते थे, वो 4 लाख हूण जो है मुगलों को सौंपने पड़े। तीसरा पॉइंट ये हुआ कि इन्हें मुगल बेसल के रूप में अब जो है इन्हें दर्जा दिया गया, और उसे भी इन्होंने एक्सेप्ट किया। चौथा पॉइंट, इनके पुत्र संभाजी को 5000 का मनसब दिया गया। मनसब देना मतलब 5000 की इन्हें सेना दी गई, और अपना ही नियंत्रण में रखा जाएगा अब संभाजी को। तो 5000 की सेना के साथ मुगल मनसबदार डिक्लेयर किया गया किसे, संभाजी को। इतने पॉइंट बताए गए किसे, शिवाजी को, और शिवाजी ने इन सबको एक्सेप्ट किया, एंड देन फाइनली वो मुगल वेसल या मुगल सूबेदार के रूप में जाने लगे। अब देखिए क्या हुआ कि आपके जय सिंह के ही एक पुत्र हुआ करते थे, जय सिंह के ही एक पुत्र हुआ करते थे जिनका नाम था राम सिंह। और राम सिंह ने यहाँ पे शिवाजी से ये आग्रह किया कि उन्हें उनके साथ चलना चाहिए आगरा में, और आगरा में औरंगजेब के साथ भेंट करना चाहिए, औरंगजेब के साथ मुलाकात करना चाहिए। ये दरख्वास्त की किसने, राम सिंह ने। इनिशियली शिवाजी ने 1665 में इसे डिनाइड कर दिया, लेकिन फाइनली वो एग्री हो गए कि ठीक है, मैं आगरा जाने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पे राम सिंह ने काफ़ी ज़्यादा उन्हें विश्वास दिलाया कि आपके साथ काफ़ी सम्मान के साथ व्यवहार किया जाएगा और आपकी पूरी सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा। देन वो एग्री हो गए आगरा जाने के लिए। अब जब वो आगरा में जाकर प्रस्तुत हुए, यहाँ पे हम अगर बात करें, जब वो आगरा पहुंचे तो आगरा में जब मुगल दरबार में उन्हें प्रस्तुत किया गया तो उनके साथ काफ़ी भेदभाव किया गया, क्योंकि शिवाजी अपने आप को राजा के रूप में मानते थे और उन्हें मनसबदारों के साथ क्या किया गया, मुगल दरबार में खड़ा किया गया। और तीसरी पंक्ति में जहाँ पे मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह थे, उनके पीछे उन्हें खड़ा किया गया। इस बात से शिवाजी काफ़ी गुस्सा हुए और उन्होंने इस बात को अपना अपमान माना और उन्होंने वहाँ पर काफ़ी विरोध किया इस बात से, और उनके बीच में और औरंगजेब के बीच में काफ़ी तीखी बहस भी। तो यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं, शिवाजी एट मुगल कोर्ट इन आगरा इन 12 मई 1666, 12 मई 1666 को। तो शिवाजी अपने 9 वर्षीय पुत्र, यहाँ पे आप लोग हल्की सी इमेज देख सकते हैं, संभाजी, ये शिवाजी और ये संभाजी जसवंत सिंह के पीछे 3rd पंक्ति में ये खड़े हुए थे। तो इनके साथ जो है औरंगजेब यहाँ पे बैठा हुआ, तो औरंगजेब और इनके बीच में तीखी बहस हुई और शिवाजी इस महल को छोड़कर वहाँ से आने लगे। लेकिन धोखे से संभाजी इन्हें क्या कर लिया गया, कैद कर लिया गया आगरा के किले में ही। तो आगरा में इन्हें कैद कर लिया गया और इन्हें रखा गया था आगरा के जयपुर महल में, जो राम सिंह का ही महल हुआ करता था आगरा में। तो जब इन्हें कैद कर लिया गया और इन्हें मुगल कैद में रखा गया, देन फाइनली इन्होंने किसी तरह से अपनी बीमारी का बहाना बनाकर जो फलों की टोकरियां या जो मिठाइयों की जो टोकरियां हुआ करती थी, वहां से ये किसी तरह से वहां से भाग निकलने में सक्सेस हो गए। मुगलों की कैद से छूटकर ये पुनः अपने क्षेत्र पुणे पहुंचे। अब देखिए यहाँ पे 1666 से अगर बात की जाए, 1666 से 1670 तक का जो दौर रहा, लगभग 68, 69, 70 तक का जो दौर रहा, इस दौरान पीस रही, शांति रही मुगलों और मराठों के बीच में ना। तो पीसफुल दौर रहा इस बीच का। इसके पहले और बाद में बात की जाए तो काफी संघर्ष हुए। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें ना औरंगजेब की, तो औरंगजेब ये चाहता था कि वो शिवाजी को भेजना चाहता था अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में अपना सूबेदार बनाकर, ताकि अफगानिस्तान की जो स्थिति थी उसे मजबूत की जा सके। बट ये सब कुछ पॉसिबल नहीं हो पाया और शिवाजी को ही कैद कर लिया गया। तो शिवाजी को बाद में फिर छोड़ भी दिया गया। अब यहाँ पे छोड़ा नहीं गया, शिवाजी खुद ही वहां से क्या हो गए, सक्सेस हो गए वहां से निकलने में। अब दोनों के बीच में पीसफुल टेनर रहा है, दौर रहा है 1666 से 1670 का। तो वही मैं बता रहा था आप लोगों को। देखिए, पीस बिटवीन मुगल्स एंड मराठा, यहाँ बात की जाए तो आफ्टर शिवाजी एस्केप, जैसे शिवाजी वहां से भागे हैं, हॉस्टिलिटीज विद द मुगल्स एब्ड। तो यहाँ पे जो हॉस्टिलिटी थी, जो दुश्मनी थी, वो खत्म हो गई विद मुगल्स सरदार
देखिए मुगल सरदार एक रहे थे जसवंत सिंह, जिनके पीछे इन्हें खड़ा किया गया था, मारवाड़ के शासक, एक्टिंग एज इंटरमीडिएटरी बिटवीन शिवाजी एंड औरंगजेब। तो शिवाजी और औरंगजेब के बीच में मध्यस्थता की जो भूमिका निभाई थी वो जसवंत सिंह ने निभाई थी। फॉर न्यू पीस प्रपोजल्स, तो एक नई शांति का प्रपोजल दोनों के बीच में लिया गया। ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन 1666 1668 औरंगजेब कन्फर्ड द टाइटल ऑफ राजा, तो शिवाजी को राजा की उपाधि दे दी गई थी औरंगजेब के माध्यम से। एंड संभाजी वाज द रिस्टोर्ड ऑफ मुगल मनसबदार विद 5000 हॉर्सेस, तो ये 5000 का क्या मनसब दे दिए गए थे, संभाजी को बता चुका हूं मैं। शिवाजी एट दैट टाइम सेंट संभाजी विद द जनरल प्रतापराव गुर्जर टू सर्व विद मुगल वायसराय इन औरंगाबाद, तो यहाँ पे संभाजी को भेज दिया गया था। मुगल वायसराय जो मुअज्जम हुआ करता था, जो संभाजी जो औरंगजेब का ही सबसे बड़ा पुत्र था और बहादुर शाह के नाम से ही अगला मुगल बादशाह भी बना था, इसी के पास भेज दिया गया था, वायसराय के पास। संभाजी वाज आल्सो ग्रांटेड टेरिटरी इन बरार फॉर रेवेन्यू कलेक्शन, है ना। औरंगजेब आल्सो परमिटेड शिवाजी टू अटैक द डिकेइंग आदिल शाही वीकेंड सुल्तान अली आदिल शाह सेकेंड sued for peace and granted the right of सरदेशमुखी एंड चौथ टू शिवाजी, तो यहाँ पे एक शांति हो गई है। ओवरऑल अगर बात की जाए तो शिवाजी को कई सारे राइट्स दे दिए गए थे, कई सारा उन्हें जागीर दे दी गई थी, राजा की उपाधि दी गई थी, उनके पुत्र को 5000 का मनसब देकर डेक्कन भेज दिया गया था मुअज्जम के पास। अब ये शांति का दौर है, लेकिन प्रॉब्लम कब क्रिएट हुई, देखिए धीरे धीरे अगर 1670 का जब दौर आया तो औरंगजेब को शक होने लगा किसके ऊपर, शिवाजी या संभाजी और अपने पुत्र मुअज्जम के ऊपर। ये हो सकता है कि ये लोग जो हैं मेरे ही पद को समाप्त करने के लिए कुछ कंस्पायरेसी कर रहे हैं, कुछ षड्यंत्र कर रहे हैं। देन इन्होंने शिवाजी से कई सारे राइट्स वापस छीन लिए और काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ शिवाजी को रेवेन्यू का। देन फिर अगेन दोनों के बीच में जो है विवाद शुरू हुआ। यहाँ पे हम देख रहे हैं रिकॉन्क्वेस्ट, यानी कि पुनः से अब युद्ध शुरू हो जाएंगे। देखिए द पीस बिटवीन शिवाजी एंड मुगल लास्टेड अंटिल 1670, 1670 तक शांति रही। एट दैट टाइम औरंगजेब बिकेम सस्पिशियस ऑफ द क्लोज विद टाइज बिटवीन शिवाजी एंड मुअज्जम who he thought might usurp his throne and may even have been receiving bribes from शिवाजी। तो ये मैंने बात बताई आप लोगों को किस तरह से शक हुआ था शिवाजी को अपने ही पुत्र पर, और इसे फिर कई वर्षों तक शिवाजी औरंगजेब ने कैद में भी रखा था। लगभग 14-15 साल तक मुअज्जम को कैद में रखा गया था औरंगजेब के द्वारा। ऑल्सो एट दैट टाइम औरंगजेब ऑक्यूपाइड, अच्छा उस टाइम पर औरंगजेब की बात की जाए तो औरंगजेब बिजी था कहाँ पर, औरंगजेब बिजी था फाइटिंग में या युद्ध में, किसके साथ, अफगानों के साथ, क्योंकि अफगान साइड से भी रिवोल्ट हुआ था औरंगजेब के टाइम पर। औरंगजेब में पढ़ा हमने ग्रेटली रिड्यूस्ड हिज आर्मी इन द डेक्कन, तो डेक्कन वाले क्षेत्र में उन्होंने अपनी सेना को कम कर दिया था। मेनी ऑफ हिज डिसबैंडेड सोल्जर्स क्विकली ज्वाइंड मराठा सर्विसेज। द मुगल्स ऑल्सो टुक अवे द जागीर ऑफ बरार फ्रॉम शिवाजी टू रिकवर द मनी लेंट टू हिम a few years earlier. In response, Shivaji launched an offensive against Mughals and recovered a major portion of the territories surrendered to them in span of 4 months. तो यहाँ पे शिवाजी को भी नुकसान हुआ। शिवाजी के साथ कई सारे ऐसे क्षेत्र थे जो मुगलों ने वापस छीन लिए थे, जिससे शिवाजी अगेन ऑफेंसिव हो गए थे मुगल्स के। ठीक है, तो 1670 तक शांति रही। दिन 1670 के बाद पुनः जो है यहाँ पे विवाद शुरू हो गए मुगल्स और मराठों के बीच में। अब देखिए इसके बाद का जो दौर आ जाता है आपका, यहाँ पे हम बात करेंगे अब सेकंड फेज, यानी कि दूसरी फेज, सेकंड लूट ऑफ द सूरत। सूरत की जो सेकंड लूट की थी शिवाजी ने, वो की थी 1670 में, क्योंकि शिवाजी के साथ क्या किया गया था कि उनकी कई सारी टेरिटरी या उनकी जागीरों को मुगलों ने वापस छीन लिया था, और उसी चीज का बदला लेने के लिए, उसी रेवेन्यू को पुनः बराबर करने के लिए शिवाजी ने सूरत को अगेन लूटा। इस दौरान शिवाजी को 61 लाख रुपए का जो रेवेन्यू है वो सूरत से क्या हुआ, प्राप्त हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हम बात करें तो थर्ड फेज की बात हो जाती है। तीसरा जो चरण है, सेकंड फेज जो हुआ था वो 1659 से 1674 तक, है ना। यहाँ पे ये जो है मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे होना चाहिए आपका 1674 से 1680, 1670 से 1680 का दौर चल रहा है ना, 70 नहीं, ये मिसप्रिंट है। कहीं पर भी अगर 70 लिखा हो तो वो गलत होगा, 16 वाला दौर है। अब देखिए यहाँ पे तो 1674 से 1680 वाला जो इनका थर्ड फेज रहा। अब थर्ड फेज में शिवाजी ने क्या क्या चीज़ें की हैं अगर बात की जाए तो सबसे पहले देखिए 1670, देखिए जो 70 का जो दौर रहा है ना, 1670 से 1680, ये काफ़ी आपका शिवाजी का काफ़ी सक्सेसफुल वाला दौर रहा है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि शिवाजी का सबसे सक्सेसफुल वाला दौर कब से कब तक का रहा है, कौन सा डिकेड। तो ये दौर काफ़ी सफलतापूर्वक रहा है और काफ़ी ज़्यादा इन्होंने किले, देखिए अगर बात की जाए तो 290 फोर्ट्स जो थे वो शिवाजी ने अपने कॉन्कर कर लिए थे, जीत लिए थे। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे बात की जाए ना तो शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कराया, कोरोनेशन कराया था 1674 में 6 जून को इन्होंने अपना कोरोनेशन कराया। अब यहाँ पर भी एक चीज़ है, देखिए शिवाजी की बात की जाए
तो इतना सब कुछ गेन करने के बाद भी, इतनी बड़ी टेरिटरी ले लेने के बाद भी, आखिर उनकी जो पोस्ट थी, जो टाइटल थी, वो एक मुगल सूबेदार, मुगल जनरल या बीजापुर का ही जनरल के रूप में उन्हें कहा जाता था। तो अब वो एक सम्मानपूर्वक उपाधि लेना चाहते थे, एक बड़ा टाइटल लेना चाहते थे अपने अपने कद के हिसाब से। इसी मुद्दे के लिए, इसीलिए उन्होंने अपना कोरोनेशन कराया धूमधाम से अपने रायगढ़ के किले में 6 जून को। देखिए, अब यहाँ पे जब इनका कोरोनेशन किया जा रहा था या करने की बात की गई थी, तो जो प्रीस्ट थे, जो ब्राह्मण थे, उन्होंने इनका कोरोनेशन करने से इनकार कर दिया, क्योंकि ये कहा गया है कि आप जो है राजा जो है वो हमेशा क्षत्रिय ही बन सकता है और आप तो ब्राह्मण हैं, ऐसा इनिशियली माना जाता था। देन फिर इन्होंने बनारस के एक ब्राह्मण को बुलवाया जिनका नाम था गंगाजी भट्ट। तो गंगाजी भट्ट को बनारस से बुलवाया गया, वाराणसी से बुलवाया गया और उन्हें ये ड्यूटी दी गई कि वो उनके एंसेस्टर्स का पता लगाएं। देन फाइनली पता चला कि ये जो थे राजपूत क्लान से संबंधित थे, सिसोदिया वंश के। देन फिर इनका राज्याभिषेक भी गंगाजी भट्ट ने ही किया 1674 में। कहाँ पर? रायगढ़ के किले में 6 जून को हुआ। देखिए, इसके लिए ना 7 पवित्र नदियों के जल को लाया गया और 7 पवित्र नदियां कौन कौन सी? तो गंगा, यमुना और सिंधु। इसके अलावा दक्षिण की बात करें तो नर्मदा, कृष्णा, कावेरी और गोदावरी, इन नदियों के पानी के माध्यम से इनका राज्याभिषेक हुआ, कोरोनेशन हुआ। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि 18 जून जैसे इनका हुआ 6 जून को, फिर हम इनके कुछ दिनों के बाद 18 जून 1674 में इनकी माता जीजाबाई का क्या हो गया था? निधन हो गया था। और निधन होने के बाद फिर इनकी जो समाधि है वो भी रायगढ़ के किले में ही बनवाई गई जीजाबाई की। फिर उन्होंने एक बार फिर से अपना राज्याभिषेक करवाया था 24 सितंबर 1674 में। और ये काम करवाया गया था कांची के एक अगर तांत्रिक हुआ करता था निश्चल गिरी से। तो निश्चल गिरी से इन्होंने एक बार फिर से राज्याभिषेक कराया 1674 में। क्लियर? तो इनका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। ठीक है, एक तांत्रिक से कराया था इन्होंने बाद में। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं इनके जीवन में जब इन्होंने राज्याभिषेक कराया तो इन्होंने कुछ टाइटल्स लिए, कुछ उपाधि लिए। अगर हम इनकी उपाधियों की बात की जाए तो 2 टाइटल्स लिए थे, 2 उपाधियां ली थी जिनकी बात की जाए तो एक तो आज आपको पता है छत्रपति महाराज, और दूसरी जो थी वो थी हिंदू धर्मोद्धारक, हिंदू पातशाही या हिंदू धर्मोद्धारक की इन्होंने क्या ली? उपाधि ली। और इन्होंने वचन दिया कि वो जीवन भर ब्राह्मणों की और हिंदुओं की या हिंदू धर्म के प्रति कार्य करेंगे। और इन्होंने इस दौरान कुछ कॉइन्स या कुछ सिक्के भी इशू किए, कुछ सिक्के भी जारी किए। और यहीं पर इन्होंने अपना मंत्रिमंडल भी क्या किया? बनाया, अपना कैबिनेट बनाई गई। और शिवाजी का जो मंत्रिमंडल था उसे अष्टप्रधान मंत्रिमंडल कहा जाता है। अष्टप्रधान मंत्रिमंडल इन्होंने बनाया और साथ ही अपना कैबिनेट बनाने के साथ साथ कुछ कॉइन्स इशू किए हैं। और इन्होंने अपनी जो पत्नी थी जोहराबाई, उसे राजमहिषी के रूप में भी क्या किया? डिक्लेयर किया था। क्लियर? इस तरह से ये इनका काफी धूमधाम से राज्याभिषेक कराया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर हम बात करें इनके जीवन के लास्ट मिशन की, हिज लास्ट मिशन ऑफ हिज लाइफ वाज कर्नाटका मिशन इन 1677 टू 78। तो जीवन का जो अंतिम मिशन रहा वो कर्नाटका मिशन रहा और कर्नाटक में इन्होंने हमला किया, अटैक किया 77 में। एंड देन फाइनली साउथ में जो कर्नाटक वाले एम्पायर में ही आता था आपका जिंजी को इन्होंने क्या कर लिया था? जीत लिया था और जिंजी को ही अपनी साउथ कैपिटल डिक्लेयर किया था। और इस युद्ध के दौरान भी इन्होंने अपनी अगेन एक नेवी बनाई थी और नेवी का हेडक्वार्टर बनाया था कोलाबा को। तो कोलाबा इनका नेवल हेडक्वार्टर हुआ करता था। अगेन इनकी नेवी में कहा जाता है लगभग 200 नावों का बेड़ा हुआ करता था। क्लियर? इनकी नेवी में कितना बेड़ा हुआ करता था? 200 नावों का। और दरिया जमांग जो थे वो इनके नेवल हेडक्वार्टर, नेवल जो है वो चीफ हुआ करते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, अब इनका जो लास्ट मिशन रहा, जिंजी इन्होंने कॉन्कर कर लिया और उसे अपनी साउथ कैपिटल बना दिया। फिर धीरे धीरे 78-79 के दौरान इनकी जो हेल्थ थी वो वीक होने लगी, काफ़ी बीमारी की से ये ग्रस्त हो गए और डिसेंट्री के कारण यानी अतिसार रोग के कारण इनकी डेथ हो गई रायगढ़ के किले में 3 या 4 अप्रैल को 1680 में। क्लियर? 3 या 4 अप्रैल इतिहासकार बताते हैं। जब इनकी मृत्यु हुई तब इनकी मृत्यु के बाद इनका जब अंतिम संस्कार हुआ तो इनकी जो पत्नी थी पुतली बाई वो इनके साथ सती हुई थी। दूसरी बात, इनके पुत्रों की बात की जाए तो 2 पुत्र थे, एक संभाजी और दूसरे राजाराम। देखिए, संभाजी से काफ़ी ये नाराज चल रहे थे और संभाजी की बात की जाए तो काफ़ी ऐसे एक्टिविटी में वो लगे हुए थे जिसके खिलाफ थे आपके शिवाजी। क्योंकि शिवाजी की बात की जाए ना तो काफ़ी अनुशासन में रहने वाले व्यक्ति के रूप में उन्हें जाना जाता है ना। तो इसीलिए अपने पुत्र संभाजी से काफ़ी दुखी थे और संभाजी को पनहेल के किले में क्या किया था? कैद किया हुआ था 1678 से ही।
तब और ये चाहते थे कि इनकी मृत्यु के बाद इनका जो छोटा पुत्र है राजाराम वही इनका सक्सेसर बने। देन 19 अप्रैल को राजाराम का क्या किया गया, राज्याभिषेक किया गया रायगढ़ के किले में। और राजाराम की ही माँ का नाम हुआ करता था आपका जोयराबाई। तो जोयराबाई की काफी इच्छा थी कि उनका पुत्र राजकुमार बने या राजा बने, किंग बने, छत्रपति बने, बजाय के संभाजी के। संभाजी उस समय कैद में थे पनहेल के किले में। संभाजी को जैसे ही पता चला संभाजी कैद से आजाद हुए किसी तरह, वहां के जो फोर्ट के जो भी ऑफिसर्स थे उनकी हत्या करके, और फिर उन्होंने अटैक किया रायगढ़ पर। और रायगढ़ में इन्होंने जोयराबाई को किडनैप कर लिया और जो राजाराम थे उसे भी कैद कर लिया। देन फाइनली कुछ महीनों के बाद या 1681 में पुनः राज्याभिषेक कराया गया किसका, आपके संभाजी का, और इन दोनों को कैद कर लिया गया। और फिर हम बात करेंगे संभाजी के बारे में भी। यहाँ पे अगर बात की जाए डेथ की तो बता चुका हूँ कि जो मृत्यु हुई थी वो डिसेंट्री यानी अतिसार रोग के कारण हुई थी 3 या 4 अप्रैल बताया जाता है इतिहासकारों के द्वारा 1680 में। क्लियर, डिसेंट्री अतिसार रोग की बीमारी के कारण। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें लगभग 53 ईयर की एज में इनकी डेथ हो गई थी। अब एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए संभाजी की तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आप लोगों का, जो मैंने बताया कि हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, बट इस वीडियो में हम सिर्फ एक टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे, शिवाजी का जीवन। तो काफी कुछ चीजें हमने डिस्कस की, हालांकि और भी कुछ चीजें हैं जो शिवाजी के समय पर हुई थी, लेकिन कुछ मिनिमम चीजें मैंने यहाँ पे सिलेक्ट की थी जो आपके एग्जाम से के लिए इंपॉर्टेंट है। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि शिवाजी का जो पूरा साम्राज्य था वो 2 भागों में बटा हुआ था। एक वो भाग होता था जिसे ये स्वराज कहा करते थे जो इनके नियंत्रण में था, एक वो भाग हुआ करता था मुगलों के नियंत्रण में था जहाँ से ये कर वसूला करते थे, चौथ एंड सरदेशमुखी। फिर इनके प्रशासन की बात की जाए तो अष्टप्रधान था और 8 मंत्री हुआ करते जिसमें पेशवा सबसे महत्वपूर्ण थे, अमात्य, इसके अलावा पंडित राव, बकन बीस, बरियान बीस, ये सारे इनके ऑफिसर्स हुआ करते थे, सुमंत आदि। उनके अंडर कंट्रोल में भी 8 और ऑफिसर्स हुआ करते थे। और काफी सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपसे पूछे जाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। फिर अगर हम बात करें सक्सेसर्स के बात अगर की जाए तो यहाँ पे मैंने सक्सेसर्स के नाम लिखे हुए हैं जो हैं, सबसे पहले राजाराम 19 अप्रैल 1680 को इनका राज्याभिषेक होता है। देन संभाजी का 81 में राज्याभिषेक हो जाता है। देन फिर संभाजी की डेथ हो जाती है 1689 में। संभाजी को मृत्युदंड दे दिया जाता है, काफी बुरी तरीके से इनकी हत्या की जाती है मुगलों के माध्यम से। देन फिर अगेन राजाराम पुनः बन जाता है 1681 में, और 1700 में फिर इसकी भी डेथ हो जाती है बीमारी के कारण राजाराम की, कुछ लंग्स या फिर फेफड़ों की बीमारी के कारण राजाराम की डेथ हो जाती है। सतारा ये अपना हेडक्वार्टर, ये अपनी कैपिटल सतारा को बनाता है पुणे से निकलकर। फिर राजाराम का ही पुत्र संभाजी सेकंड अगला रूलर बन जाता है। काफी कम एज में होने के कारण ताराबाई जो उसकी माँ होती है वो रीजेंट के रूप में रूल करती है। देन जो संभाजी का जो पुत्र होता है साहू, जिसे मुगल कैद कर लेते हैं, देन 1707 में ये आजाद होता है और फिर 1708 में ये सतारा को कॉन्कर कर लेता है और फिर साहू का शासन शुरू हो जाता है। लेकिन 1759 में 49 में साहू की डेथ हो जाती है। देन राजाराम सेकंड जो है अगेन अगला सक्सेसर बन जाता है और फिर प्रताप। लेकिन इस दौरान क्या होता है, पेशवाओं का नियंत्रण शुरू हो जाता है साहू के बाद राजाराम द्वितीय के समय से, या साहू के समय से ही एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जो मिल जाती है वो पेशवाओं को। तो यहाँ से अगर बात की जाए 1713 से लेकर आपकी बात की जाए तो 1818 तक पेशवाओं के अधीन मराठों का उदय होता है और पतन होता है। पतन जो होता है ना वो पानीपत का जो तीसरा युद्ध लड़ा गया 14 जनवरी 1771, यहाँ से मराठों का 1761 यहाँ से मराठों का पतन हुआ। और उसमें एक महत्वपूर्ण जो कारण बना, एक देखिए पानीपत में जो हार का नुकसान हुआ उससे भी बड़ा नुकसान हुआ इन्हें 1772 जब माधवराव की अकस्मात मृत्यु होगी, जो एक 4th इंपोर्टेंट पेशवा के रूप में जाने जाते हैं। क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस टॉपिक को अभी क्लोज करते हैं, बट हम देन फिर डिस्कस करेंगे मराठा जो एडमिनिस्ट्रेशन रहा है, जो प्रशासन रहा है उस मुद्दे के ऊपर, और साथ ही हम डिस्कस करेंगे आपके जो सक्सेसर्स रहे हैं उनके बारे में भी हल्का हल्का सा। ठीक है, तो इसे अब हम क्लोज करते हैं।